चलो, कल हम लोग जो है टॉपिक स्टार्ट किए थे भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो सबसे पहला अर्थव्यवस्था का परिचय हम लोग देखें कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था के क्या क्या प्रकार है। तो अर्थव्यवस्था में हम लोग देखें कि किसी एक देश में किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाने वाला व्यापार, विनिर्माण, विनिमय से संबंधित जो क्रियाकलाप है उसको हम लोग अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं, अर्थ की व्यवस्था। उसी में आज जो है कल कुछ टॉपिक जो है कंफ्यूजन रह गया था, तो आज जो है इस टॉपिक को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण के आधार पे 3 भाग में बांटते हैं। नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, विकास के आधार पर वर्गीकरण और वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। तो नियंत्रण के आधार पे हम लोग देखते हैं बेसिकली 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में पाई जाती है, जिसमें हम लोग देखते हैं समाजवादी, उसके बाद पूंजीवादी और मिश्रित। कल हम लोग नानक चर्चा किए थे कि समाजवादी क्या होता है। समाजवादी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार और केंद्र सरकार का नियंत्रण और मुख्य रूप से कल्याण की भावना से किया जाने वाला जो है अर्थव्यवस्था का विकास होता है। और पूंजीवादी में क्या हम लोग देखे थे, सचिन ना क्या नाम बताया हमें, नीरज। कल हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखे थे नीरज? इसमें मुख्यतः क्या होता है, इसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों का इसमें होता है। और इसमें मुख्य रूप से जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, मुनाफा कमाना, ठीक है। और मिश्रित में क्या देखते हैं कि समाजवादी और पूंजीवादी सरकार का कल्याण के भाव से भी कार्य करती है, और जो है वहां पे क्या है कि प्राइवेट और जो है गवर्नमेंट दोनों प्रकार का व्यवस्था का जो है हम लोग समन्वय देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कल हम लोग चर्चा किए भी थे कि मूल्य निर्धारण सरकार तथा बाजार की गतिविधियां जो है उसके हिसाब से नियंत्रित होती है। इसमें जैसे कल हम लोग उदाहरण दिए थे एनटीपीसी, जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के इकोनॉमिक्स में कि मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। तो अभी एनटीपीसी कैसा कंपनी है, महारत्न कंपनी है। तो अभी क्या है, उसी के बेसिक पे जिस तरह से पैरेलल सरकारी है उसी तरह एक निजी कंपनी का भी कहलगांव ये तिरुपति में बन रहा है, अडानी ग्रुप का एनटीपीसी। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि प्राइवेट भी है और क्या है, सरकारी भी है। इसी प्रकार का व्यवस्था सब देखते हैं। तो ये हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसी तरह आधार पे, विकास के आधार पे हम लोग देखे थे कि विकसित, अविकसित, विकासशील। तो इसमें विकसित अर्थव्यवस्था क्या था दीपक? देश की वैसी व्यवस्था हाँ, जिसमें व्यापार हो गया, वो व्यापार में भी विकसित हो, उत्पादन में भी विकसित हो और विनिर्माण में भी विकसित हो, उस देश की अर्थव्यवस्था को विकसित कर। हाँ, और उसी तरह अविकसित क्या हो गया? तुम्हारा नाम क्या है? सिंटू। कहाँ घर है सिंटू? नानक के घर के साइड में। ठीक है, किस अभी ग्रेजुएशन हो गया? 12th पास किए हो? अच्छा ठीक है, 12th पास डिग्री मिल गया है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी ठीक है, तैयारी करो। हाइट वाइट पुरता है? हाइट पुर जाता है तो ठीक है। अभी एसएससी जीडी का फॉर्म भी आएगा, ठीक है। उसमें अगर हाइट पुरता है तो उसको फॉर्म भर देना। और नहीं पुरेगा उसमें, बिहार पुलिस में पुर जाएगा नहीं? अच्छा ठीक है। एसएससी जीडी नानक इसलिए बोले, जैसे हम लोग हिंदी माध्यम के छात्र जो तैयारी करते हैं, जीवन में पहला कंपटीशन कब देते हैं हम लोग? 12th के बाद ही देते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद देते हैं। वही इंग्लिश मीडियम के बच्चे को देखोगे कि वो जो है शुरुआती दौर से ही कंपटीशन को फेस किए रहते हैं। जैसे क्या है कि सैनिक स्कूल का नाम सुने हो तुम लोग, नवोदय का, नेतरहाट का नाम सुने हो? तो बच्चे सब वहीं से कॉम्पिटिटिव का भावना उनके अंदर जग जाता है, क्योंकि कंपटीशन को क्रैक करके कोई नवोदय में जाता है, कोई सैनिक में जाता है और कोई जो है नेतरहाट में जाता है। तो उसी समय से उसके अंदर ये चीज हो जाता है। आगे चल के जो है वो लोग नीट का तैयारी करता है, उसके बाद जो है आईटी का तैयारी करता है, तो भी कंपटीशन का वो भावना। लेकिन हम लोग में क्या होता है, बेसिकली हिंदी माध्यम के जो छात्र होते हैं, जो गांव के ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, उन लोग के अंदर ये कंपटीशन का भावना 10th के बाद, 12th के बाद जगता है। तो वो रेस में क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। इसलिए तुमको बोले एसएससी जीडी का जैसे फॉर्म भरोगे तो जब एग्जामिनेशन को फेस करोगे, जब क्वेश्चन का डिफिकल्टी को समझ में आएगा, तो तुम्हारे अंदर क्या है, प्रेशर को झेलने का भी धीरे धीरे क्या होगा, ताकत होगा। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन समझ में आएगा, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये भी समझ में आएगा कि ऐसा क्वेश्चन को कैसे टैकल किया सकता है। वहां ये भी समझ में आएगा कि जो है कंफ्यूजन क्यों बना रहता है। आखिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूजन रहता है, अगर डीप जाके पढ़े और बार बार रिवीजन करें तो ये सब क्वेश्चन हम जानते थे, जानते हुए गलत कर लिए। तो ये हेजिटेशन भी क्या होता है, एग्जामिनेशन देने से खत्म होता है। इसीलिए
टारगेट एक रखो कि हमको बनना है, दरोगा बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एसडीएम बनना है, या जो भी बनना है, लेकिन उस ड्यूरेशन में जो है अपना थोड़ा बहुत क्या है कंपटीशन वगैरह फेस करते रहो, ताकि एग्जामिनेशन का भी पता चले। ठीक है, तो चलो आज अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे, तो अब विकसित में क्या देखे थे हम लोग नानक? विकसित में सर यहाँ की बहुत ज्यादा गरीबी हो सर, हम्म जैसे कि एग्जांपल में साउथ हम्म इंडिया हो गया, युगांडा हो गया सर, हम्म इसको विकसित कर सकते हम्म। और उसी प्रकार से हम लोग देखे हैं विकासशील। विकासशील में क्या था, कल बताए थे तुमको, क्या कांत था तुम्हारा नाम? निशिकांत, शशिकांत, हाँ शशिकांत। क्या था विकासशील में हम लोग क्या देखे थे? औद्योगिकरण का कार्य प्रगति पर है, मानव विकास सूचकांक अपेक्षाकृत कम प्रगति पर है, लेकिन इस प्रकार से जो है ये आने वाले समय में क्या है कि विकास की प्रक्रिया से गुजर के विकसित के रूप में हो जाएगा, जैसे भारत जैसा देश, तो ये विकासशील हो गया। उसके बाद कल हम लोग पढ़े थे वैश्विक संबंध के आधार पर बंद अर्थव्यवस्था खुली, ये नहीं पढ़ाए थे ना, तो आज बंद अर्थव्यवस्था, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है। अर्थव्यवस्था में बेसिकली हम लोग क्या देखें कि पैसे का लेन देन, व्यापार, विनिर्माण, यही सब क्रियाकलाप पैसे से संबंधित जो होता है अर्थ की व्यवस्था को देखते हैं। तो ये होता है अर्थव्यवस्था बेसिकली। उसी में वैश्विक आधार पर जब हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड मैप देखते हैं, तो सातों महादेश में आपस में एक दूसरे से क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आधार पर हम लोग का क्या है, व्यापार सुचारू रूप से चलता है। जैसे क्या है, हम लोग देखते हैं ईरान हो गया, और जो है रेड सी वाला कंट्री हो गया, वेनेजुएला हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया। भारत में जो है बॉम्बे हाई है, ठीक है, फिर डिगबोई असम सब में है, जहाँ तेल शोधक कारखाना है, और तेल का भंडार बहुत सीमित है, बहुत कम है भारत और उसके आसपास के क्षेत्र में। तो हम लोग तेल को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मतलब आयात करते हैं। और हमारे यहाँ जो खाद्यान्न ज्यादा होता है उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। तो ये आयात निर्यात का भी खेल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, और ये उसी को डिनोट करता है वैश्विक संबंध, विश्व के आधार पर। तो इसमें दो प्रकार के देखते हैं, एक बंद, एक खुली। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें हम लोग देखते हैं कि उस देश के अंदर सीमा के अंदर ही व्यापार होता है, उसका बाहरी देशों से कोई जो है लेना देना नहीं होता है, या किसी प्रकार का व्यापारिक गतिविधि नहीं होता है। तो जैसे उत्तर कोरिया का किम जोंग, क्या नाम है उसका जी, वो जो है उत्तर कोरिया का नाम सुने हो, वहां का तानाशाह जो राजकुमार है उसका क्या नाम है, किंग जोंग, ऐसे कुछ नाम है। तो वो क्या है, पूरे बाहर के देशों से कट ऑफ है, वहां पे अंदर में क्या गतिविधि हो रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, तो वो सारा अपने आप में निर्भर है। तो ये इस प्रकार की अर्थव्यवस्था किसमें कहलाई, बंद अर्थव्यवस्था। और भारत जैसी अर्थव्यवस्था और अन्य देशों की अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरे देश से इंटरकनेक्टेड है, हम लोग पोर्ट के माध्यम से, समुद्री मतलब सीमा के माध्यम से, हवाई मार्ग के माध्यम से, रेल मार्ग के माध्यम से, और जो सड़क मार्ग के माध्यम से जो व्यापार हम लोग करते हैं दूसरे देशों से, ये कैसा हो गया अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। तो इसी को आज हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। तो हेडिंग दो जो है बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। इसी टाइप से जो है ना दीपक, इसी टाइप से एगो फोटो बनाना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कितने रूप में किया गया है, तो 3 है। विकास के आधार पे कौन नहीं है, विकसित है, अविकसित है, विकासशील है, बंद है, तो बंद नहीं होगा। वैश्विक संबंधों पे तो ये सब क्या है कि अभी जैसे हम लोग का कोई एग्जाम सामने है नहीं, तो पहले जैसे जैसे एग्जाम आएगा तो हम लोग वैसे वैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको स्विच करेंगे। लेकिन अभी फ्री माइंड से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फ्री माइंड से जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी ऐसा टॉपिक को टच करते हैं जो कि कभी नहीं पढ़ते हैं, जिसके बारे में ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। तो उसी में से एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स। तो अभी इकोनॉमिक्स कुछ दिन तुम लोग को पढ़ा के निकालते हैं। तो अर्थव्यवस्था लिख दिए, बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था लिखो, ऐसी अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्था से, जो बाह्य, ये ब्रैकेट में बाहरी, बाह्य या बाहरी अर्थव्यवस्था से किसी प्रकार का आर्थिक संबंध नहीं रखती है, किसी प्रकार का आर्थिक संबंध नहीं रखती है, तथा जहां पर
आयात निर्यात की गतिविधियां, जहां पर आयात निर्यात, और आयात निर्यात जब भी होता है दीपक तो इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे। हाँ, आयात निर्यात आपस में जो है ना इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं जी, हाँ वो करके। आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती है। आर्थिक जो होता है ना, इवन आर्थवर्षी का रेप को आर्थिक, अर्थ अर्थव्यवस्था, ठीक है, तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा। तो जहां आर्थिक व्यवस्था क्या बोले, आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती है, ठीक है। साथ ही निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है। साथ ही निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है, नगण्य होती है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। नगण्य होती है, बंद व्यवस्था, आराम से लिखो, कोई हड़बड़ी नहीं है, व्यवस्था होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। अब इसी के अपोजिट क्या हो जाएगा, खुली अर्थव्यवस्था। अगला हेडिंग दो, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, इसमें क्या है कि एक एक चीज करना सीखो। जैसे रौनक जैसे लिखे खुली अर्थव्यवस्था, तो इसके नीचे जो है ना ऐसे लाइनिंग देने का सीखो एकदम ऐसे। जब तुम लोग यूपीएससी मेंस दोगे तो वहां तुमको इसी तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से। यहाँ भी जैसे बंद अर्थव्यवस्था, इससे क्या होता है कि साफ साफ एग्जामिनर को समझ में आता है कि ये जो है टॉपिक है उसी में लिखा जा रहा है, ठीक है। इसके नीचे हाँ तो लिखो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या होगा, न्यूनतम प्रतिबंध होगा। न्यूनतम प्रतिबंध होता है, साथ ही उदारवादी और निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव अधिक होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, खुली अर्थव्यवस्था। तो हम लोग नाम से स्पष्ट है, जैसे भारत जैसा अर्थव्यवस्था है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या है, अभी जैसे तुम लोग पढ़ते हो, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, करंट अफेयर पढ़ते हो, तो अमेरिका क्या है, टैरिफ का दर जो है हाईएस्ट कर लगा दिया है, 18% से ज्यादा लगा दिया है। तो वो सब क्या है कि टैरिफ का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे देश की वस्तुएं आएगी मेरे यहाँ, वो क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। अब जैसे मान के चलो एक आईफोन है और एक नॉर्मल एंड्रॉयड का फोन है, ठीक है। आईफोन का कॉस्ट इतना महंगा क्यों है, क्योंकि यहाँ टैरिफ कॉस्ट क्या है उसका ज्यादा है, मतलब जीएसटी या फिर उस पर टैक्स जो है ज्यादा चुकाना पड़ता है। जैसे टोयोटा का तुम लोग देखोगे, फॉर्च्यूनर गाड़ी होता है, वो क्या है बहुत महंगा मिलता है, 40 लाख रुपया। वही महिंद्रा का एक्सयूवी गाड़ी, उससे ताकतवर सब गाड़ी सस्ता मिल जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है भारत में बना होता है। अगर इस प्रकार का सरकार नहीं करेगा तो बाहरी विदेशी मार्केट का क्या है, बाजार में बोलबाला हो जाएगा। जैसे दो फोन है, एक जैसे नानक के पास एंड्रॉयड फोन है, एक उसके पास आईफोन है, और इसके पास जो है सैमसंग का फोन है, ठीक है। सैमसंग भी विदेशी कंपनी है, एंड्रॉयड मान के चलते हैं माइक्रोमैक्स, एक इसके पास माइक्रोमैक्स है, उसके पास वो है। अब माइक्रोमैक्स कंपनी जैसी तो कहीं की नहीं रहेगी। अगर जैसे आईफोन में क्या है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ता है, एक तो टेक्नोलॉजी उसका एडवांस है, दूसरा है कि उस पर कस्टम ड्यूटी या फिर उस पर ज्यादा चार्ज वगैरह लगता है, टैरिफ कॉस्ट।
तो उसके वजह से उसका कॉस्ट हो जाता है ज़्यादा। अगर कॉस्ट उसका कम हो जाएगा तब तो माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी ही खत्म हो जाएगी। कौन माइक्रोमैक्स का फ़ोन लेगा? अगर 7,000 अगर जो है माइक्रोमैक्स का 10,000 में फ़ोन मिल रहा है, अगर 14,000 में आईफोन मिलने लगेगा तो सब आदमी आईफोन यूज करने लगेगा। तो इसी प्रकार से मार्केट में प्राइवेट कंपनी भी जो है, निजी कंपनी, देसी कंपनी बनी रहे, तो इस प्रकार की व्यवस्था के लिए हम लोग टैरिफ जैसा व्यवस्था होता है। और इसमें क्या होता है, खुली में देखें दोनों का जो होता है, और आर्थिक गतिविधि पे क्या होता है, निजी कंपनी, उदारवादी कंपनी का प्रभाव होता है। तो ये तो हम देख लिए इस पे। अब हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था में कैसे कैसे क्षेत्र होते हैं। जैसे इसमें अर्थव्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि 3 प्रकार के श्रेणी में बांटा गया है, 3 प्रकार के क्षेत्र के आधार पर, कि जो है जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इससे खूब क्वेश्चन आता है नानक, इससे जो है तुम एग्जाम दिए होगे तो पूछता होगा कि कृषि जो है किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, सबसे ज्यादा लाभ किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, विनिर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खनन किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसी को हम लोग जो है अगला टॉपिक के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो इससे हम लोग को समझ में आएगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। कंसेप्ट यही 3 था, लेकिन अभी चतुर्थ क्षेत्र और 5वां क्षेत्र भी आ गया है, जिसमें क्या है कि बौद्धिक वाला जो गतिविधि होता है वो चतुर्थ में आता है, और उससे ज्यादा जो कि इम्पैक्ट डालता है कोई भी पॉलिसी मेकिंग में, वो आता है 5वां क्षेत्र में। तो आज इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एगो अगला हेडिंग दो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के इसमें एक लाइन जरा लिख लो, लिखो, समाज में लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत रहते हैं। समाज में लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत रहते हैं, कोमा, इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती है, कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो अन्य गतिविधि तथा कुछ अन्य गतिविधि सेवाओं का सृजन करती है। इन्हें ही समझने के लिए इसे कई समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इसे कई समूहों में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। दोनों नाम क्या बताया? नीरज नाम बताया, ठीक है। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। इसको जो है डायग्राम बना लो, ठीक है। ये क्या होगा कि शॉर्ट समय में याद करने के लिए ये आसान हो जाएगा। इसमें लिखना, इसको समझाएंगे अभी, तुम लोग को पूरी तरह समझाएंगे, लेकिन इसको लिख लो, पहले लिख लो फिर समझाते हैं। कृषि एवं अन्य
संबंधित गतिविधियां। कृषि में अन्य गतिविधियां, और दूसरा हमारा कृषि के सहायक। उसे बीच में क्या ले लेते बैंकिंग के बाद? ये बहुत दूर से बीमा, दूरसंचार, पर्यटन, स्वास्थ्य। देखो फोटो में रहेगा ना एक जगह तो फटफट फटफट सब याद हो जाएगा। अब जो है एक तुरंत देख के समझ में आया कि बीमा किस में आता है, बैंकिंग किस में आता है, दूरसंचार किस में आता है, पर्यटन किस में आता है, स्वास्थ्य में आता है, तो तुरंत समझ में आ गया अच्छा ये तो तृतीय क्षेत्र का विषय है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा के रूप में इसका जो है प्रयोग होता है। खनन भी प्राथमिक क्षेत्र खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे खनन किए, मान के चलो सोना का खदान में गए, खनन किए, या फिर पहाड़ वगैरह देखे होगे, इधर जब झारखंड जाओगे पहाड़ वगैरह हो तो उसको खनन करने के बाद उसको शिफ्ट किए किस में, उसको लेके आए कारखाना, कारखाना में उसका प्रोसेसिंग किए, या फिर उससे गिट्टी बनाए, छर्री बनाए, और जो है सब कुछ बनाए, तो वो दूसरे में आ गया वो। तो पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र में जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं वो सब इसमें आता है, प्राथमिक क्षेत्र में फर्स्ट स्टेप में जो भी हम लोग काम करते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा समझते हैं ऐसी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र, जैसे इसमें हम लोग देखें कि अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से क्या है कि समाज में जो है कई सारे लोग जो है विभिन्न क्रियाकलाप के आधार पे कई सारे कार्य करते रहते हैं, तो उनको जो है अच्छे से अध्ययन के दृष्टि से उनको 3 प्रकार के समूह में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। उसमें हम लोग देखते हैं कृषि और उसका हुआ अन्य गतिविधि जो प्राथमिक रूप में कार्य करते हैं वो सब किसमें आते हैं, वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जैसे कृषि, खेती किसानी करना,
पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, मछली पालन, मुर्गी पालन, वानिकी करना, ये सब क्या है, खनन, ये सब किसके अंतर्गत आ गया, प्राथमिक। और द्वितीय में हम लोग क्या देखते हैं कि इसी संसाधन का प्रयोग करके जो है जो भी क्षेत्र का विकास होता है उसको द्वितीय क्षेत्र में कहते हैं। जैसे कृषि, कृषि में हम लोग देखें गेहूं है, ठीक है, गेहूं हम लोग खेती किसानी किया, लोग किसान वगैरह की, यहाँ से गेहूं को लेके हम लोग कहाँ ले चले गए, मिल में चले गए। तो वहां पे उसको क्या है कि मिल में जो है गेहूं को पीसा गया, उसके बाद जो है आशीर्वाद वाला पैकेट में पैक किया गया, टाटा वाला पैकेट में पैक किया गया। तो ये प्रोसेस जो करने का तरीका है जो कि प्राथमिक क्षेत्र से के ही सहयोग से होता है, वो किस में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। इसी में कल कारखाने, उद्योग धंधे, विनिर्माण आ गया। अब इसको पैक करके जो है आटा को हम लोग जो दुकान तक पहुंचा है, ठीक है, और इस दोनों क्षेत्र के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, वह तृतीय क्षेत्र है। इसी में आ गया दूरसंचार, आ गया पर्यटन, हो गया स्वास्थ्य, हो गया। तो यही चीज को हम लोग लिखने के फॉर्म में समझने का यही है। अब थोड़ा सा इसको लिख लो, प्राथमिक क्षेत्र, पहले लिखो दीपक, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर, PRIMARY, प्राइमरी सेक्टर, हाँ ठीक है, लिखो प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। किया जाता है। तो इसमें हम लोग को कोर क्या मिला दीपक, इसके अंतर्गत क्या मिला हम लोग को कोर, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को अंडरलाइन करो, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक तो अर्सिकर को लिखो, प्राकृतिक संसाधन, तुम भी उसी तरह की हो, प्राकृतिक तो अर्सिकर को, हाँ प्राकृतिक संसाधन। तो इस क्वेश्चन का जो है सबसे हाईलाइटेड पार्ट हुआ प्राकृतिक संसाधन, इसको अंडरलाइन करो। मतलब प्राकृतिक संसाधन अगर देखोगे तो समझ लेना की बात हो रहा है किसका, प्राथमिक क्षेत्र का हो रहा है, ठीक है। अगला उसमें पॉइंट देके लिखो, जब भी हम लोग नानक लिखेंगे पॉइंट देके लिखेंगे। ये जैसे इसको लिखे, यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, इसको प्राथमिक क्षेत्र लिख के यहाँ से शुरू करना था, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियों के तरह। अब अगला जैसे पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है आगे भी तुम लोग को लिखा जाना चाहिए, जैसे ये लिख दिए, अब यहाँ से पॉइंट से शुरू करना, इस जगह से पॉइंट देके, बिंदी देके लिखो। अगला पॉइंट लिखो प्राथमिक क्षेत्र के इसमें लिखो, इसमें प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, कोमा देखे डेयरी, कोमा देखे मत्स्यन या मत्स्य पालन, मत्स्यन, और वनों से प्राप्त संसाधन का उपयोग करते हैं। इसलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है नानक अंडरलाइन करना, कृषि एवं सहायक क्षेत्र, कृषि एवं सहायक क्षेत्र जिसे लिखो उसको अंडरलाइन करना। ये इस पॉइंट का थीम हो गया, इस पॉइंट का मेन पॉइंट हो गया। अब अगला लिखो द्वितीयक क्षेत्र,
द्वितीयक क्षेत्र। हाँ, अब आगे से लिखना, यहां से लिखना दीपक, द्वितीयक क्षेत्र, इसके नीचे अंडरलाइन करो। हाँ, अब यहां से लिखना शुरू करना। लिखो द्वितीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में उन गतिविधियों को, द्वितीयक क्षेत्र में उन गतिविधियों को स्थान दिया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में उन गतिविधियों को स्थान दिया जाता है, उन गतिविधियों का स्थान दिया जाता है जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को, जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को, ठीक है। जैसे हम लोग देखो नानक पहला में लिखे थे प्राकृतिक संसाधन, अंडरलाइन करवाए थे ना, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक उत्पाद जिसमें, तो वही बोल रहा है कि उसमें प्राथमिक क्षेत्र के बगैर द्वितीय क्षेत्र अधूरा है, क्योंकि इसी क्षेत्र का प्रयोग करके हम द्वितीय क्षेत्र को विकसित करेंगे और इस दोनों क्षेत्र के माध्यम से क्या है, तृतीय क्षेत्र का विकास होगा। तो यही बोल रहा है, पॉइंट है कि जिसमें द्वितीय क्षेत्र, ये क्या लिखा था, जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, के द्वारा अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, किया जाता है। अगला पॉइंट लिखना। तो इसमें क्या हम लोग देखे कि जैसे हम लोग गेहूं किए उत्पादन, ठीक है, अब गेहूं से ही तो क्या बनाए हम लोग, आटा बनाए। हम लोग जो है सरसों, अभी जैसे अभी रबी फसल का सीजन चल रहा है, रबी फसल में हम लोग क्या देख रहे हैं, सरसों अभी खेत में लगा हुआ है। सरसों को हम लोग क्या किए, उसको जो है सरसों को साफ सुथरा करके खेत से तैयार करके उसको लेके गए, मोमलखाग लेके गए, मसालो लेके गए, और वहां पे एक इंडस्ट्री टाइप से लगा हुआ है, छोटा सा उद्योग लगा हुआ है उसका, वहां पे उसको पेरा अच्छे से किया, उससे क्या हम लोग निकाले, तेल निकाले, फिर उस तेल को लेकर आए अपने गाँव आए, मार्केट में हटिया लेके आए, फिर हटिया में बेचे। तो ये तीनों प्रोसेस हुआ। जैसे अभी क्या है कि रबी सीजन में आलू का सीजन है, आलू का खेती फसल लगा हुआ है, आलू को अभी 10-15 दिन के बाद क्या है, कोर के निकाल लेंगे। उसके बाद आलू को क्या करेंगे, दुकान में हम उद्योग धंधा लगा हुआ है वहां पे भेज दिए, आलू को साफ करके प्रोसेस करके उसका बना दिया लेज, पोटैटो चिप्स बना दिया। उस पोटैटो चिप्स का भी कोई मतलब नहीं है, वहां से फिर हम लोग उस पोटैटो चिप्स को क्या है, परिवहन के माध्यम से, किधर था जी, दूरसंचार हो गया, परिवहन हो गया, परिवहन के माध्यम से हम लोग कहाँ लेके गए, परिवहन के माध्यम से लेके गए दुकान। अब दुकान में जो है फिर उपभोक्ता गया और वहां से खरीदा, ठीक है। तो जो आलू 5 रुपया का था उसको जाके आगे चल के 15-20 रुपया तक का प्रोसेस होकर यहाँ चला गया। इसीलिए आगे चल के देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में तो लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा या फिर जिसमें इकोनॉमी बूस्ट होता है, जिसमें जीडीपी का रेशियो बढ़ता है, वो कौन सा क्षेत्र होता है, जीडीपी का, ये वाला थर्ड क्षेत्र, क्योंकि इसी से खरीदारी करते हैं हम लोग। तो यही पॉइंट जिसमें बोला जा रहा है कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा, विनिर्माण, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा अन्य उत्पाद में क्या है, परिवर्तित किया जाता है। तो यही द्वितीय क्षेत्र है। अगला पॉइंट में लिखो, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण की प्रक्रिया, विनिर्माण की प्रक्रिया किसी कारखाने, उद्योग धंधे के माध्यम से, उद्योग धंधे के माध्यम से संपन्न होती है। इस कारण से इसे संपन्न होती है, इस कारण से इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, इस कारण से इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है।
इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र भी हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग तृतीय क्षेत्र। एगो लाइन दो हेडिंग बनाओ उसी तरह से नानक तृतीय क्षेत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में लिखो नीरज, इसके अंतर्गत आने वाली गतिविधियां, इसके अंतर्गत आने वाली गतिविधियां प्राथमिक और आने वाली गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करती है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करती है। अगला पॉइंट लिखो, तृतीयक क्षेत्र की, तृतीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में वस्तुओं का, वस्तुओं का स्वतः तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का स्वतः उत्पादन नहीं होता, स्वतः उत्पादन नहीं होता, बल्कि बल्कि ये उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती है, बल्कि ये उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती हैं। सहायता करती हैं, उत्पादन की प्रक्रिया में सहायता करती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, सहायता करती हैं? जैसे देखो, अभी क्या है कि जो है मान के चलो कि जो है अभी लेज का ही मान के चलो, ठंडा का, जैसे अभी ठंड गर्मी का दिन आएगा, अभी लोग क्या पिया, कोको कोला खूब पिएगा। अभी ठंडा के दिन में कोको कोला पी रहा था, तो कोको कोला का प्रोडक्शन क्या था, कम हो गया था या ठप हो गया था, विशेषकर उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में सालों भर लगभग एक जैसा मौसम रहता है, तो वहां तो हमेशा आदमी पीते रहता है। तो उत्तर भारत में जब ठंडा का दौर चल रहा था, उस समय कोको कोला का प्रोडक्शन क्या हो गया था, कम हो गया था या ठप हो गया था। अब क्या गर्मी का दिन आएगा, तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखे हैं कि तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन स्वतः नहीं होता, बल्कि ये उत्पादन की प्रक्रिया में सहायता करती है। अब जैसे कोको कोला का डिमांड बढ़ गया, ठीक है, तो ये दुकानदार बोलेगा किसको, जो सप्लायर है, एक कोको कोला जो है कल एक पेटी कोको कोला लेते आइएगा, एक पेटी जो है लेज का कुरकुरे का वो लेते हैं, एक पैकेट मैगी लेते आइएगा, एक पैकेट चावल एक्स्ट्रा ले आइएगा। अब लोग ढेर खाने लगे गर्मी में, तो यहाँ से पड़ेगा लोड कहाँ, इस पे। अब जहाँ पे पानी का फिल्टराइजेशन होता है या फिर आलू का प्रोडक्शन होता है, वहां पे क्या है, आदमी एक्स्ट्रा उत्पादन करेगा, या फिर एक्स्ट्रा जब उत्पादन हो जाएगा, तो पहले क्या था, जैसे अभी आलू अभी 10 रुपया मिलता है किलो, मिलता है ना, अगर आने वाले समय में यही आलू चला जाएगा 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया। अब 30 रुपया जब आलू का कॉस्ट होगा, तो यहाँ पर भी क्या है, उसका लागत बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जब लागत बढ़ेगा तो यहाँ पर भी लागत बढ़ेगा, तो तुम लोग का क्या हो जाएगा, वो चीज महंगा हो जाएगा, जो आलू से जुड़ा हुआ है या फिर जो उससे संबंधित है। तो इस प्रकार से आपस में ये चेन चलता है। तो वही वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि यह उत्पादन की प्रक्रिया में सहायता करती है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र, अगला पॉइंट लिखो, तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां, तृतीयक, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां वस्तुओं के स्थान पर, गतिविधियां वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन करती है, सेवाओं का सृजन, सृजन मतलब निर्माण होता है, सेवाओं का सृजन करती है। इसलिए इस क्षेत्र को, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र ब्रैकेट में को सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है।
ठीक है। तो ये प्राथमिक, जैसे क्या है कि प्राथमिक का ये हमेशा जो है नानक सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना होता है, हमेशा 50% से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो प्राथमिक का 21-22 रहता है, वो हमेशा डाटा, जैसे अभी बजट पारित हुआ उससे पहले होता है इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण होता है भारत सरकार का, बिहार सरकार का, तो उसी में डेटा दिया जाता है कि जीडीपी में जो है प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान था। ठीक है, जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान था, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, और सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान था। तो हमें हाँ हमेशा तृतीय क्षेत्र का ही होता है। जैसे होटल गए, ठीक है, होटल में हम लोग देखे, जैसे टूरिज्म भी हो गया, पर्यटन भी हो गया, पर्यटन किस में आ गया, इसी में आ गया। जैसे मान के चलो तुम लोग कहीं घूमने चले गए, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि होटल में कमरा लिए, खाना तो 200 के 400 का खा लिए, होटल का कमरा लेने का 500 रुपये पड़ गया, 800 रुपया पड़ गया, वहां का सर्विस का इतना कॉस्ट लग गया, उसमें इतना जीएसटी लग गया। तो ये सब क्या, पर्यटन इस वजह से इस प्रकार से महंगा है, परिवहन आवागमन ये सब चीज महंगा है। और द्वितीय प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के सहयोग से ही तृतीय क्षेत्र चलता है, लेकिन इसमें क्या लोगों का इन्वॉल्वमेंट उस प्रकार से ज्यादा है, इसलिए जीडीपी का उसमें योगदान ज्यादा है। ये हमेशा 21-22-23% रहता है, ये भी 22-24% रहता है, लेकिन इसका योगदान हमेशा जीडीपी में 50-52-55% रहता है। तो ये हम लोग देख लिए प्राथमिक द्वितीय तृतीयक। उसके बाद अगला लिखो, अर्थव्यवस्था का चतुर्थ और पंचम भी आता है, एक एक लाइन में लिखाते हैं। चतुर्थ क्षेत्र लिख दो, चतुर्थ क्षेत्र, इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। जैसे अनुसंधान शामिल किया जाता है, जैसे अनुसंधान मतलब क्या, रिसर्च। ठीक है, दिमाग का काम हो रहा है उसमें, कोई सामान नहीं ढोना है, ना आलू का उत्पादन करना है, न सरसों का उत्पादन करना, नहीं यहाँ ले जाना, नहीं कुछ, दिमाग खाली लगाना है कि आलू का प्रोडक्शन और कैसे बढ़ सकता है, और भी हम लोग जो है जीडीपी में कैसे बढ़ा सकते हैं, और भारत का जो इकोनॉमी कैसे बूस्ट हो सकता है, ये सब क्या है, दिमाग वाला खेल रहा है। तो इसमें बौद्धिक गतिविधि शामिल होता है। जैसे लिखे अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी। अगला लिखो पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत पंचम क्षेत्र, हाँ दीपक लिखो, इस क्षेत्र के अंतर्गत उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले, उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को शामिल किया जाता है। उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को शामिल किया जाता है। उच्च स्तरीय देखो ऐसे होता है। अच्छा अभी तुमको उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थाओं को शामिल किया जाता है। जैसे लिखो सरकार, विश्वविद्यालय, मीडिया, एनजीओ। जैसे देखो कि इसमें क्या हम लोग देखे नीरज, इसमें हम लोग देखे कि जो है इसमें तुमको अभी बहुत काम करना पड़ेगा नीरज। ठीक है, देखते हैं बहुत मिस्टेक है, ये सब चीज जो है थोड़ा सुधारना पड़ेगा। जैसे देखो तुम विश्वविद्यालय का भी स्पेलिंग गलत लिखे हो, मीडिया का भी स्पेलिंग गलत लिखे हो, अंतर्गत भी अलग लिखे हो, उच्च स्तरीय का भी गलत लिखे हो, निर्णय का भी गलत लिखे हो। तो ये हम तुमको क्यों बता रहे हैं, इससे घबराना नहीं है, ये सब क्या प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, अभी गलत लिखोगे 2 बार 4 बार में होते हुए अंतर्गत अगला बार आएगा तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसीलिए इस सब में टेंशन नहीं, शामिल
तालब्स होता है, तालब्सो मुहर्सी कर दो समय, क्योंकि आगे चल के देखो क्यों हम पढ़ाते लिखाते हैं कुछ भी, क्योंकि तुम अपने आप का गुणात्मक परिवर्तन कर सको, अपने जीवन में जो है बेहतर वो कर सको। इससे क्या है कि सीखने से इससे घबराना मत, आगे चल के हो जाएगा। जैसे अंतर्गत कैसे होता है, अम अनुस्वार तोम रेप गो तो अंतर्गत, अस्थिर उच्च स्तरीय, तो अस्तो रोद्रिगी कर रही है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जैसे अभी बजट पारित हुआ, तुम लोग देखे ना बजट पारित हुआ तो सरकार क्या हुआ, किसी चीज का रेट घटा दिया, किसी चीज का रेट घटा बढ़ा दिया। जैसे देखोगे अल्कोहल वगैरह सिगरेट वगैरह हो गया, इसमें बहुत ज्यादा रेट बढ़ा दिया, तो सरकार के मन पर निर्भर करता है। जैसे सबौर कॉलेज है यानी टीएमबी हो, तिलकामाझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, इसमें कर देगा कि भाई अब जो है हिंदी में जो लोगों को लड़का लड़की को मार्क्स नहीं मिलेगा, हिंदी का एग्जाम ही नहीं देना है। जो हिस्ट्री का एग्जाम 100 नंबर का होता था अब वो 200 नंबर का होगा। तो इससे क्या है कि बहुत बड़े लेवल पे जो है क्या है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, उसके जो माइंड सेट में परिवर्तन आएगा। तो ये सब क्या है कि उच्च स्तरीय जो है, जो यूनिवर्सिटी हो गया, सरकार हो गया, मीडिया हो गया, पैनलिस्ट हो गया, तो ये सब क्या है कि जो है बहुत हाई लेवल का डिसीजन लेता है। तो ऐसा जो वो ऐसा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है, हाँ पंचम क्षेत्र या पांचवी क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ये देख लिए कि जो ये अब हम लोग करें क्या, कल जो है कुछ हम लोग पढ़ेंगे जिसमें क्या है कि आर्थिक विकास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसका कुछ संकेतक होता है, सूचक होता है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI पढ़े हो ना, जैसे क्या होता है गरीबी सूचकांक होता है, जैसे लैंगिक असमानता सूचकांक है। इसके आधार पर भी लोगों का जो है आर्थिक क्रियाकलाप को हम लोग नोटिस करते हैं। तो कल हम लोग जो है ये टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। लैंगिक जो है भेदभाव जो हो रहा है, उसके बाद क्या ह्यूमन का डेवलपमेंट का इंडेक्स क्या है, पूछता है जी क्वेश्चन में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ पर है, तो उसके बारे में पूछ दे किस आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। और अगली बार जब पढ़ोगे तुम नानक, जैसे अगला दरोगा का तैयारी होगा मद्य निषेध का, उसमें जो करंट पढ़ोगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 17वां है, 117वां है। तो तुमको समझ में आ जाएगा कि किस आधार पे इसका रैंकिंग तय होता है। इसीलिए बोलते हैं एक बार अभी मौका है, अभी समय तुम लोग डिटेल में पढ़ लो, गहराई में पढ़ लो, उसके बाद तो जब पढ़ोगे तो समझ के पढ़ोगे। HDI का मतलब समझ में आ जाएगा। लैंगिक असमानता सूचकांक, भारत में लड़का लड़की का लिंग के आधार पर कितना भेदभाव होता है, गरीबी का आयाम क्या होता है, किस आधार पर गरीबी को तय करते हैं। तो ये सब अभी जो है अगला टॉपिक में कल तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो कल हम लोग इसी को पढ़ेंगे, सतत विकास सूचकांक जो आया था, बेसिक खुशहाली सूचकांक। तो इस बारे में पढ़ के कल जो है ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कल दीपक हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो कल जो है अब यहाँ पे ये टॉपिक को खत्म करते हैं। कल जो है तुम लोग को थोड़ा सा अगर देख के आना तो ये सब चीज मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो पारित किया जाता है, तो ये सब चीज जो है कल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और भी दीपक जो भी तुम्हारे आसपास का होगा, ब्यूटी सब क्या नहीं आएगी लड़की सब पढ़ने वढ़ने के लिए हैं, तुमको क्या लगता है? हाँ, और तुम लोग नानक जैसे इस लड़का को बताए, आज जैसे आए तो कुछ सीख के जा रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? चिंटू। ऑफिशियल नाम क्या है जी? चिंटू कुमार, चिंटू कुमार, अच्छा ठीक है। तो चिंटू तुम जो आज आए पढ़ने के लिए कुछ सीख के जा रहे हो, कुछ शशिकांत कुछ सीख के गए आज जी। और तुम लोग का फी इतना कम रखे हैं, हमको पैसा कमाने के उद्देश्य से हम कोचिंग नहीं खोले। मेरा उद्देश्य ये है कि जो हम दिल्ली में पढ़े लिखे यूपीएससी की तैयारी में, सिविल सेवा की तैयारी में सीखे, वो चाहते हैं कि मेरे गांव का समाज का बच्चा लोग पढ़े। और उससे पढ़ने से क्या होगा, पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी लेना ही नहीं है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, सही लाइफ में डिसीजन लोगे, और क्या है कि सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करोगे। तुम लोग के बदौलत जो है एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। तो इसी सब उद्देश्य से क्या है हम कोचिंग खोले, इसीलिए फी रखे मिनिमम 300 रुपया। 10वां 5वां का जाओगे उसका 400-500 रुपया फी है। तो ये चीजें, और ये जो है लंबा प्रोसेस है चिंटू। ये एक बार आज पढ़ लिए, बना मिल गया, मटेरियल तैयार हो गया, इसमें तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हम यूपीएससी का तैयारी 2012 में शुरू किए थे, IAS का फर्स्ट टर्म 2013 में दिए थे, और आज जाके हो गया 25-26। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास नॉलेज इतना आ गया, जानकारी इतना हो गया, ज्ञान इतना हो गया कि हम जो है उस चीज को अपने डिसीजन मेकिंग में फ्रूटफुल होता है।
कहीं भी पढ़ाने में, समझाने में, बताने में होता है। तो हम नहीं बन पाए तो हम चाहते हैं कि उस रास्ते पे जहाँ हमको कोई गाइड नहीं किया, हम यहाँ के सोसाइटी के बच्चों को गाइड करें। इसलिए तुम लोग जन पढ़ो, आके 1.5-2 घंटा पढ़ने का आदत डालो। और शाम को दीपक काहे नहीं स्टार्ट करो नानक, तुम लोग मिलके, अभी तो चलो नानक का फिजिकल चल रहा है, कोशिश उसमें भी करो धीरे धीरे स्टार्ट करने का, ठीक है। 1 घंटा, आधा घंटा बैठने का, क्योंकि जब तक क्विज नहीं करोगे, जब तक डिस्कशन नहीं करोगे, तब तक क्या है, फायदा नहीं मिलेगा। जैसे आज हम लोग पढ़ लिए इतना, ठीक है, आज तो कंसेप्ट पढ़ लिए, शाम को यही आओगे पूछ दोगे कि भाई खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वानिकी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बोलेंगे ना, कृषि एवं उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है वो किस में आती है, प्राथमिक में। और कृषि और उससे संबंधित जो होती है, जो क्रियाकलाप को हम लोग संसाधनों द्वारा विनिर्माण करते हैं, वो किस में आता है, द्वितीय क्षेत्र में। और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा के रूप में जो भी क्षेत्र आता है वो तृतीय क्षेत्र में। तो इस प्रकार से तुम लोग डिस्कशन कर लोगे, क्विज कर लोगे, तुम लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एनजीओ के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या होगा कि जो है ऐसा संस्था जिसमें सरकार का भूमिका नहीं रहता है, प्राइवेट होता है, और वो भी, उसका भी उद्देश्य यही रहता है, सरकार का जो उद्देश्य रहता है, लेकिन ये प्रॉफिट के संदर्भ में काम नहीं करता है, ठीक है। तो चलो आज का हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू क्लास।